ये ले अलका, बन गई मेरी टमाटर की सब्जी, चेक कर देख। अरे वाह नीतू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है यार। तू खाकर तो देख, इसका स्वाद भी कभी नहीं भूल पाएगी। वाह यार नीतू, ये तो बड़ी टेस्टी सब्जी है, मजा ही आ गया। कहा था ना, तो इसका टेस्ट नहीं भूल पाएगी। शाम को अलका सब्जी मंडी जाती है, तभी वहां टमाटर के ठेले पर जाती है। टमाटर ले लेती हूँ, जब नीतू टमाटर की सब्जी बना सकती हो तो मैं क्यों नहीं। अलका टमाटर लेकर घर आ जाती है। अरे बहू, इतने टमाटर क्यों उठा ले आई? ठेला लगाने का इरादा है क्या? नहीं, मोहल्ले वालों को मारने के लिए है माँ जी। तुम आजकल की बहुओं को ना सीधा जवाब देना ही नहीं आता, जब देखो तब उल्टा जवाब। तो आप कौन सा कम मुंह चलाती हैं? आते ही शुरू किसने किया? अरे चुप हो जाओ, तब से देख रहा हूँ दोनों चपड़ चपड़ लगी हुई हो। और बहू, अपनी सासू माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो आप माँ जी को भी समझा दीजिए, कितने प्यार से टमाटर लाई थी, लेकिन आते ही मूड खराब कर दिया। तुम भी चुप हो जाओ भाग्यवान। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप करवाओ अब। हे भगवान, इस उम्र में यही दिन देखने रह गए थे। लो, इनके ड्रामे तो फिर शुरू हो गए। मैं तो चली किचन में खाना बनाने। अब अलका किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। फिर सभी लोगों को गोभी टमाटर की सब्जी बना, जिसमें गोभी तो कम होती है लेकिन टमाटर ही टमाटर भरे हुए होते हैं। चलो, सब्जी तो रेडी हो गई, अब सभी को दे देती हूँ। हे भगवान, बस सबको पसंद आ जाए। अलका सबको सब्जी परोसती है। फिर जैसे ही उसकी सास टमाटर गोभी की सब्जी देखती है, हैं, इतने सारे टमाटर। अरे बहू, ये गोभी की सब्जी है या टमाटर की सब्जी? गोभी आलू तो दिख ही नहीं रही, बस टमाटर ही टमाटर दिख रहे हैं। हाँ बहू, इसमें सब्जी से ज्यादा तो टमाटर हैं। अब समझ आया बहू, तू इतने टमाटर क्यों लाई थी। ये बनाने के लिए लाई थी तू टमाटर। सारे पैसे इसने इसी में गवा दिए। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके पैसे लगे हो इसमें। मेरे पति के पैसों से आए हैं, तो मैं जो मर्जी लाऊं। अलग थोड़ा तमीज से बात करो। और माँ, तुम भी क्यों हर बार उसे टोकती रहती हो? अरे तो मैं इसकी सास हूँ, अच्छा बुरा उसे समझाऊंगी ही ना, मेरा हक बनता है। तो क्या दुनिया की हर सास अपनी बहू को ऐसे ही डांटती रहती है माँ जी? भाभी, आपको पता होता ना दुनिया की दूसरी सास कैसी कैसी होती हैं, तो आप इतना ना बोलती। और मेरी माँ तो उनसे बहुत अच्छी है, नहीं तो आप ऐसा नहीं बोलती। अच्छा, और जब आप पिछले हफ्ते अपने बड़े भाई से लड़ रही थी तब आप उनको कैसे 1000 के सूट को भी सस्ता बताकर 10 बार सुना रही थी? तब आपकी तमीज कहाँ गई थी कमीज लेने? अलका, चुप भी हो जाओ और अब सब चुपचाप से खाना खाओ। फिर सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। वो सब्जी खाने के बाद ननद सुनिधि कहती है, ये सब्जी कुछ खास नहीं बनी है, कितने टमाटर भरे पड़े हैं इसमें। वो तो भूख ज्यादा लगी है इसलिए ये खा रही हूँ, नहीं तो खट्टापन बहुत ज्यादा ही है इसमें। अब जो है खा लो बेटी। तो गोभी आलू की ये सब्जी ठीक ठाक ही बनी थी, इसलिए सब लोग खा ही लेते हैं। लेकिन अलका को लगता है कि सबको उसके हाथ की टमाटर वाली सब्जी बड़ी पसंद आई, इसलिए अब से वो हर सब्जी में भर भर कर टमाटर डालने लगी। कभी कभी वो टमाटर की प्यूरी बनाकर डाल लेती है। अगले दिन, ये लीजिए आपका टिफिन, आज आपके लिए बनाई है मटर पनीर की सब्जी और पूरी। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। इधर घर पर जब अलका सबको मटर पनीर की वो प्यूरी वाली सब्जी परोसती है तो हे भगवान, कितना सारा टमाटर सब्जी में डाल दिया है, सारी सब्जी लाल हो गई है। सच में माँ, ऐसा लगता है कि अपनी टमाटर की दुकान है जो भर भर कर टमाटर डालती है भाभी इसमें। इतनी तेज भाभी मिली है कि पूछो मत। जैसे तैसे वो खाना खाकर कॉलेज चली जाती है। फिर दिन के समय मिक्सी चलाने की आवाज रसोई में से आती है। हे राम, क्या हुआ आशा? महारानी ने हमें अभी अभी टमाटर की सब्जी खिलाई है और अब फिर से पीसने बैठ गई, कहीं ये हमें टमाटर खिला खिलाकर मार ही ना दे। फिर कुछ दिन बाद, आज मैं सबके लिए शिमला मिर्च और टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। अलका रसोई में खाना बनाने लगती है। हे राम, मैं तो इस घर में टमाटर की स्मेल से ही परेशान हो चुकी हूँ। अभी बहू को हर सब्जी में टमाटर डालने का शौक चढ़ा हुआ है, कुछ ही दिनों में खुद भी ये सब खाकर परेशान हो जाएगी। कुछ दिन बाद, आज तुमने मुझे टिफिन में क्या दिया है? घी की सब्जी और रोटी। और उसमें टमाटर तो भर भर के नहीं डाले ना? कहीं तुमने फिर से उसे घी की जगह टमाटर की सब्जी बना दिया हो? सच कहूँ तो मैं तुम्हारी टमाटर की सब्जी से परेशान हो चुका हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है, अब तो मुझे सब्जी की महक से भी प्रॉब्लम होने लगी है। अरे नहीं नहीं, नहीं डाला। लेकिन रजत जब ऑफिस में टिफिन खोलता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे टमाटर होते हैं। वो शाम को आकर अलका को खूब डांटता है, जिससे वो रोने लगती है। फिर उसे उस पर दया आ जाती है और वो उससे कुछ नहीं बोल पाता, और अब वो सब चुपचाप उस टमाटर की सब्जी को खाते रहते हैं। लेकिन पहले जहाँ अलका टमाटर का पेस्ट 4-5 दिन तक रखती थी, लेकिन अब तो वो 10-10 दिन तक एक साथ टमाटर की प्यूरी बनाकर रखती।
जिससे एक दिन उसकी ननद को उल्टियां होने लगती हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। इनको फूड पॉइजनिंग हुई है बासा मसाला या खाना खाने से, और इनके शरीर में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, जो कि ज्यादा टमाटर खाने की वजह से होता है। देखा तेरी लापरवाही का नतीजा बहू, आज तेरी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अरे अब तू क्या हम लोगों की जान लेकर मानेगी ये टमाटर खिला खिलाकर। अब अलका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे इसके लिए माफी मांगती है और उस दिन के बाद कभी भी ज्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती। सुमन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वैसे वो बहुत होशियार थी। धामपुर शहर में उसकी ससुराल थी। आजकल वो अपने बेटे पारस के साथ मायके रहने आई हुई थी। पारस, इतना दौड़ा दिया, थक गई हो बेटा, अब तंग मत करो, चलो ये एक निवाला और खाओ। सुमन बिटिया, तू जितना बोलेगी खाने के लिए ये उतना ही तुझे तंग करेगा। अपना भी तो ध्यान रखना है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाने के लिए इसके आगे पीछे ना भागूं तो ये पूरा दिन कुछ ना खाए। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? क्या नितिन का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? मैं पहुंच रही हूँ। सुमन के पति नितिन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। सुमन अस्पताल पहुंचती है। सुमन बहू, डॉक्टर ने कहा है कि नितिन के पैरों में गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इनके घुटनों के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है। माँ, मैं और मीना जरा घर जा रहे हैं, बंटी घर पर अकेला है। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मूंग दलेंगे? ऊपर से उसके 2 बच्चे, एक साथ में है और एक पैदा होने वाला है। अब तुम मेहनत करोगे और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे मीना, तुम देखती जाओ, इन्हें घर तो आने दो। मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, मैंने सब सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। हाँ। सुमन और उसकी सास नितिन को घर लेकर आते हैं। अगले दिन, माँ, मुझे नहीं लगता कि अब नितिन कोई काम कर पाएगा या कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, है ना। मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा। सुरेश, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं। नितिन, तू अब सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। सुमन 1200 रुपए महीने का एक किराए का कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, माँ जी, पारस माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, नितिन की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी थी, क्या करूं? मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। नितिन का लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये एक लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं, फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं कब से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहा है। सुमन को बोलता देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है, जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे ठेले वाले उसे झुककर नमस्ते करते हैं। क्यों रिया, क्या हुआ? यहाँ इतना शोर कैसा तेरे ठेले पर?
ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है, अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। मेरी इतनी हिम्मत हरिया कि तुम मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। माफ कर दो सज्जन सेठ, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूंगा। शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ, रहने दीजिए भाई साहब, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते सुमन की आंखें भर आती हैं। तभी चिंता से उसके दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास में भीड़ लग जाती है। अरे, इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सुमन की अचानक शायद चिंता और परेशानी से दर्द शुरू हो जाता है। सज्जन सेठ कुछ लोगों की मदद से सुमन को अस्पताल ले जाता है। सुमन रास्ते में ही अपने घर का पता सज्जन सेठ को बता देती है। सज्जन सेठ उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है। सुमन को एक बेटी पैदा होती है। वही सज्जन सेठ को पता चलता है कि सुमन का पति नितिन अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। सज्जन सेठ, आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरी अपनी बहन जैसी हो। सुमन घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सज्जन सेठ उसके घर आता है। सुमन बहन, तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी? मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं उनका हिसाब और देखरेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, नितिन देखो, भगवान ने सज्जन सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जियों का सारा हिसाब रखती। एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। सज्जन सेठ भी सुमन की मेहनत को गौर करता था। सुमन के आ जाने से सज्जन सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था। बहू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो नितिन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। देखना, तुम्हारा प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। सुमन को सज्जन सिंह के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद सुमन सब्जी मंडी का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर सुमन एक सब्जी वाली बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है।